एनसाइक्लोपीडिया है ये हमारी जितनी भी नॉलेज की नीड्स है और हमारे जो जितने भी डेली वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है ये पूरी करता है। और इस एनसाइक्लोपीडिया में जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सभी के बारे में, उन सभी के टॉपिक्स के बारे में कलेक्शन है, मतलब उन सभी के बारे में मेंशन किया गया है। दैट इज सर्व विषय संग्राहक, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में इसके अंदर मेंशन्ड है इस एनसाइक्लोपीडिया में। कोणत्याही शब्दाचे वेगवेगळे संदर्भ विश्वकोशातून मिळू शकतात। किसी भी वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स हमें इस एनसाइक्लोपीडिया में मिल सकते हैं। हे संदर्भ पाहणे, या संदर्भाचा अभ्यास करणे या भाषा समृद्धीच्या दृष्टीने अत्यंत आनंददायी प्रक्रिया आहेत। मतलब ये जो रेफरेंस देखना मराठी एनसाइक्लोपीडिया में किसी भी वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स को, तो ये संदर्भ देखना, इस रेफरेंस का स्टडी करना और हमारी लैंग्वेज को रिच करना, यही मकसद है इस एनसाइक्लोपीडिया का। और ये एक बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस है, अत्यंत आनंददायी प्रक्रिया आहेत, अत्यंत आनंददायी प्रक्रिया आहे, मतलब एक बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस है जो हम ये एनसाइक्लोपीडिया में वर्ड्स देखते हैं, समझते हैं और हमारी लैंग्वेज को रिच करते हैं। हा आनंद मिळावा, विश्वकोश पाहण्याची गरज कळावी व विश्वकोश अभ्यास करण्यासाठी सवय लागावी, या हेतूने स्थूल वाचन विभागात समावेश असलेला हा पाठ महत्वपूर्ण आहे। मतलब हमें ये खुशी मिलनी चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया यूज करने से हमारी लैंग्वेज जो रिच होती है तो उससे हम खुश होते हैं, तो ये खुशी हमें मिलनी चाहिए। इसी वजह से ये चैप्टर जो है विश्वकोश के बारे में, एनसाइक्लोपीडिया के बारे में, इस हमारे मराठी सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड के मराठी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और ये इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमें विश्वकोश क्यों देखना चाहिए, इसकी नीड्स क्यों आती है, हमें पता रहना चाहिए कि हमें इसकी नीड्स कहाँ जरूरत पड़ेगी। और ये स्टडी करने के लिए हमें हैबिट होना चाहिए, ये सवई होना चाहिए हमें। जैसे हम आजकल बात बात पे गूगल निकाल देते हैं कि कोई भी मीनिंग पता करना है तो चलो गूगल करते हैं, तो वैसे ही ये एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है हमारी लैंग्वेज को रिच करने के लिए। बहुत सारा हमको नॉलेजेबल बातें इस एनसाइक्लोपीडिया से पता चलती है, तो हमें एक हैबिट लगनी चाहिए। इसी वजह से ये एक एनसाइक्लोपीडिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तुमच्या शाळेच्या अथवा तुमच्या गावातील सार्वजनिक ग्रंथालयात तुम्ही गेलात तर अनेक जाड मोठी पुस्तके असलेलं काचेचं कपाट तुमचं लक्ष वेधून घेईल। मतलब अगर हम हमारे स्कूल के या हमारे गांव के किसी एक पब्लिक लाइब्रेरी में, सार्वजनिक ग्रंथालय मीन्स एक पब्लिक लाइब्रेरी में अगर हम गए तो वहां पर हमको बहुत सारी मोटी मोटी किताबें दिखेंगी। और वो किताबें जो है एक कांच के कपाट में, जिसमें कांच के दरवाजे होते हैं, ऐसे कपाट में जो कांच के दरवाजे वाले होते हैं, वो उसके अंदर बंद रहती है। और ये बड़ी बड़ी किताबें जो है हमारा ध्यान आकर्षण करती है, लक्ष वेधून घेईल, हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षण करती है। मराठीच्या विविध साहित्य संपदेसोबत मराठी विश्वकोश, मराठी व्युत्पत्तीकोश, मराठी चरित्रकोश, मराठी शब्दकोश असलेली ही ग्रंथ संपदा हा प्रत्येक वाचनालयाचा मानबिंदू। यानी कि अब यहाँ पे कहा गया है कि मराठी में भी जो अलग अलग लिटरेचर है साहित्य संपदे सोबत, यानी कि अलग अलग लिटरेचर, यानी कि जैसे इसमें नॉवेल्स है, स्टोरीज है, पोइट्रीज है, जैसे ये रैपिड रीडिंग है, उस टाइप के, तो बहुत सारे साहित्य है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है। तो उनके साथ ही, साहित्यों के साथ ही मराठी विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया, मराठी व्युत्पत्ति कोश, व्युत्पत्ति कोश मतलब जो मराठी लैंग्वेज का जो ओरिजिनेशन हुआ है, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में। मराठी चरित्र कोश यानी कि कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हो गई है, उनके बारे में बताया गया है मराठी में। मे बी फॉर एग्जाम्पल से महात्मा गांधी के ऊपर, आम्बेडकर के ऊपर, बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर ऑटोबायोग्राफीज जो लिखी गई है मराठी लैंग्वेज में, वो मराठी शब्दकोश असलेली ही ग्रंथ संपदा। और मराठी शब्दकोश, शब्दकोश मतलब ये डिक्शनरी हो गया एक टाइप का। तो ही ग्रंथ संपदा, ग्रंथ संपदा मतलब ये जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिए हैं, विश्वकोश, व्युत्पत्ति कोश, चरित्र कोश, शब्दकोश, ये सारे के सारे ये लाइब्रेरी के कलेक्शन होते हैं। ग्रंथ संपदा हा प्रत्येक वाचनालयाचा मानबिंदू, ये हर किसी लाइब्रेरी का एक मैटर ऑफ प्राइड है। मानबिंदू मतलब सम्मान की बात है, ये सारी किताबें उस लाइब्रेरी में होना। या पाठात आपण मराठी विश्वकोशाचा परिचय करून घेऊया। तो इस लेसन में हम मराठी विश्वकोश का इंट्रोडक्शन करके लेंगे। मानव्य विद्या, विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील सर्व विषयांचे अद्ययावत ज्ञान एक व्यापक योजनेखाली संकलित करणारा असा हा मराठी विश्वकोश। मतलब ये मराठी विश्वकोश क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं कि ये जो है एक तो ह्यूमन साइंस के बारे में पढ़ता है, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन साइंस के बारे में बताता है, विज्ञान साइंस, तंत्रज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन साइंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड सभी टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट्स, अद्ययावत ज्ञान यानी कि कंप्लीट मॉडर्न जो नॉलेज हम बोलते हैं आज की तारीख में, क्योंकि नॉलेज तो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन होती ही रहती है। तो अद्ययावत यानी कि आज की तारीख तक का मॉडर्न नॉलेज एक व्यापक योजने खाली संकलित, व्यापक योजना मतलब एक बोल सकते हैं अंडर बिग प्लान, ये जमा किया हुआ है, संकलित किया हुआ है, असा हा मराठी विश्वकोश। और ये मराठी विश्वकोश बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें सभी टाइप के बुक्स, टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, उनसे रिलेटेड सभी टॉपिक्स वो सब इसमें इंक्लूडेड है। मराठी विश्वकोशामध्ये मानव विद्या शाखे अंतर्गत धर्म व तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानसशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, साहित्य, इतिहास, दृश्यकला, भूगोल आणि क्रीडा या विषयांचा समावेश केला आहे।
अब ये जो मानव विद्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, तो मराठी विश्वकोशामध्ये मानव विद्या शाखे अंतर्गत, मतलब अंडर मानव विद्या, ह्यूमन साइंस के अंडर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, उसमें हमारा रिलीजियन आ गया है, सब्सटेंस आ गया है, इकोनॉमिक्स आ गया है, पॉलिटिक्स आ गया है, साइकोलॉजी आ गया है, एजुकेशन आ गया है, साहित्य यानी लिटरेचर आ गया है, इतिहास हिस्ट्री आ गया है, दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट, फिर भूगोल यानी ज्योग्राफी आणि क्रीडा यानी स्पोर्ट्स। तो ये सभी टॉपिक्स हमारे मानव विद्या में आ जाते हैं, या विषयांचा समावेश केला है। यानी कि सोचो कितना बड़ा ये टॉपिक है, ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखे अंतर्गत, यानी वैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी के ब्रांच के अंडर भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, जीवनशास्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि विज्ञान, मराठी तंत्रज्ञान, संगणक विज्ञान, वस्तुकला, भूविज्ञान आणि वैद्यक या विषयांचा समावेश केला है। अब इन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो भौतिकी का मतलब है फिजिक्स, रसायन शास्त्र इज केमिस्ट्री, गणित सांख्यिकी यानी कि गणित यानी मैथमेटिक्स, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। फिर जीवन शास्त्र मीन्स बायोलॉजी, अभियांत्रिकी इज इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान, कृषि इज एग्रीकल्चर, माहिती तंत्रज्ञान मतलब ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट, संगणक विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस, वास्तुकला इज आर्किटेक्चर, वास्तु मतलब हम बोलते हैं ना घर का वास्तु, दिस इज आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। भूविज्ञान यानी कि अर्थ के बारे में स्टडी करने वाला जियोलॉजी, आणि वैद्यक मीन्स मेडिसिन। तो या विषयांचा समावेश केला आहे। कोणताही एक महत्वाचा विषय अन्य अनेक विषयांशी संलग्न असतो। अब कोई भी एक सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, कोई एक टॉपिक अगर लेते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। संलग्न मीन्स जुड़ा हुआ होना। अशा अनेक विषयांची एकत्र माहिती मिळाली तर तो विषय नीट समझून घेता येते। और ऐसे ही अगर हमने अलग अलग टॉपिक्स का इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, एकत्रित किया, तो उस टॉपिक के ऊपर हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। मुख्य विषय व त्यांचे संलग्न विषयांचे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मराठी विश्वकोश उपयोगी पड़तो। तो इसीलिए जो मेन सब्जेक्ट और उनसे जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज पाने के लिए ये मराठी विश्वकोश हमें बहुत ही उपयोगी पड़ता है, मतलब बहुत ही यूजफुल होता है। शिक्षणाचा प्रसार जसा झपाट्याने वेग घेऊ लागला, भाषा समृद्धीची वाटचाल जशी दमदार होऊ लागली, तशी भाषा सर्वार्थाने खुलू लागली। अब जैसे जैसे एजुकेशन एकदम फास्ट स्प्रेड होने लगा, भाषा भी, लैंग्वेज भी वैसे ही रिच होने लगी, एकदम स्ट्रांग होने लगी, वैसे ही भाषा जो है पूरी तरह से हर तरीके से ओपन होने लगी यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में जब कॉन्वर्सेशंस होते थे, आदान प्रदान होते थे, तो उसमें बहुत सारे नए मराठी वर्ड जो है शामिल हो गए। वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे समाजाच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक गरजा वाढू लागल्या और बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे सोसाइटी में साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों की ही नीड्स बढ़ने लग गई। अनेक नवे शब्द अस्तित्वात आले, बहुत सारे नए वर्ड्स जो है आए, मतलब बने, आप बोल सकते हो अस्तित्वात आले, कि पहले ऐसे वर्ड्स थे ही नहीं। और अब ये बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी नीड्स जो बढ़ने लगी है, हम जो ज़्यादा डिपेंड होने लगे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसकी वजह से कुछ कुछ नए नए वर्ड्स जो है आने लग गए हैं। शब्दांना नवीन आयाम प्राप्त झाले, वर्ड्स को जैसे मानो एक नया हाइट मिल गया, न्यू रीच, नए आयाम मतलब न्यू हाइट्स पर पहुंच गए। त्याचबरोबर सर्व विषय संग्राहक विश्वकोशाची गरजा निर्माण झाली। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे लैंग्वेज रिच होने लगी, लैंग्वेज में नए नए वर्ड्स इंक्लूड होने लगे, उसी के साथ जो है सभी लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चलने वाले इस विश्वकोश की नीड्स जो है उत्पन्न हुई है, गरज निर्माण झाली, मतलब नीड्स पैदा हुई। उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठीचा होत गेलेला अधिकाधिक स्वीकार, मराठीमध्ये निर्माण झालेली संदर्भ ग्रंथाची तीव्र गरज आणि शासन व्यवहाराची भाषा म्हणून राज्य पातळीवर मराठीला मिळालेली मान्यता, या पार्श्वभूमी पर मराठी भाषेतील सर्व विषय संग्राहक विश्वकोशाची गरज अधोरेखित झाली। जैसे जैसे हायर एजुकेशन में मराठी का यूज होते गया और मराठी के लिए मराठी सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक्स की नीड्स पढ़ने लगी कि रेफरेंस चाहिए हमें मराठी, अगर हायर एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन के लिए जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनमें रेफरेंस बुक्स की तो डेफिनेटली नीड्स होती है। तो रेफरेंस बुक्स की नीड्स जब बढ़ने लगी, उनकी नीड्स जरूरत पड़ने लगी, और जो शासन व्यवहार यानी कि जो ऑफिशियल वर्क करने के लिए भी जो लैंग्वेज यूज होती थी स्टेट लेवल पे, वो भी मराठी हो गई। तो मराठी को जब ये ऑफिशियल लैंग्वेज का एक पदवी मिल गया, मान्यता मिल गई, तो इन्हीं सब बैकग्राउंड पर मराठी भाषा का ये जो सर्व विषय संग्राहक है यानी ऑल सब्जेक्ट इंक्लूसिव एनसाइक्लोपीडिया की नीड्स जो है और ज्यादा महसूस होने लगी। मराठी विश्वकोशाच्या निर्मितीमध्ये पहिले संपादक म्हणून तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे। अब मराठी विश्वकोश जिन्होंने प्रोड्यूस किया, सबसे पहली बार जिन्होंने बनाया, तो उनके जो पहले एडिटर थे तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, इनका बहुत बड़ा वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मराठी एनसाइक्लोपीडिया को सबसे पहले बनाने में। तसेच मराठी विश्वकोशाचा परिचय करून घेताना ज्ञानकोशकर डॉक्टर श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांचेही कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करणे आवश्यक आहे।
और वैसे ही मराठी विश्वकोश को जिसने हमसे रूबरू कराया, इंट्रोड्यूस करवाया, वो थे ज्ञान कोशकर डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। और इनको भी हमें थैंक यू करना चाहिए, उनको थैंक यू करते हुए हम याद करते हैं। स्वातंत्र पूर्व काळात मतलब इंडिपेंडेंस के पहले इन्होंने कोशकर डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर, इन्होंने जो काम किया है टुवर्ड्स एनसायक्लोपीडिया वो बहुत ही इम्प्रेसिव्ह है। तथापि त्यानंतरच्या काळात, विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्ञान विकासाच्या क्षेत्रात ज्या वेगाने विकास झाला, हा विकास लक्षात घेऊन विद्यमान ज्ञान क्षेत्रांचा सर्वांगीण परिचय करून देणारा मराठी विश्वकोश हा आश्वासक प्रयत्न आहे। तो वैसे ही कहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेशली इतना डेवलपमेंट हुआ है हर फील्ड में, वैसे ही नॉलेज के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और इसी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सभी टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर किया है इस मराठी विश्वकोश में। और ये एक आश्वासक प्रयत्न था, आश्वासक प्रयत्न आहे मतलब एक प्रॉमिसिंग एंडीवर है। विश्वकोश असा तैयार झाला। तो ये विश्वकोश किस तरह से बना, एनसाइक्लोपीडिया कैसे बना? सबसे पहला है विषयावर तज्ञांच्या समितीची रचना केली गेली, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे एनसाइक्लोपीडिया में, सबसे पहले एक्सपर्ट्स की कमिटी उसके ऊपर बनाई गई। प्रत्येक विषयाच्या नोंदीची शीर्षके निश्चित केली गई। तो हर सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो रिकॉर्ड किया गया, यानी वो लिखा गया। नोंदीची मतलब रिटर्न वर्क में किया गया, शीर्षके मतलब टाइटल्स दिए गए, वो डिसाइड कर लिया। फिर तीसरा, मुख्य मध्यम लहान नोंदीतील मुद्द्यांची टाचणे तैयार केली गेली। अब मुख्य यानी कि मेन टॉपिक्स, मध्यम यानी कि मिडिल टॉपिक्स, लहान यानी कि छोटे छोटे टॉपिक्स, इन सब का नोट किया गया और इन पॉइंट्स के ऊपर लेसन प्लान, टाचणे तैयार केली गेली मतलब लेसन प्लान तैयार किया गया। नोंदीच्या मर्यादा आखून टाचण्यांमध्ये तशा सूचना दिल्या गेला। और ये जो भी पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, इन सभी के एक लिमिट्स समझ के कि किस सब्जेक्ट को हमको कितने लिमिट तक पढ़ाना है, उन लिमिट्स को समझ के इन लेसन प्लान में बिल्कुल वैसे ही डायरेक्शंस दिए गए थे। प्रत्येक विषयातील मुख्य मध्यम लहान व नाममात्र नोंदीच्या याद्या तैयार केल्या गेल्या। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स है, मीडियम टॉपिक्स है या छोटे टॉपिक्स है या सिर्फ नाम के लिए अगर कोई टॉपिक दिया गया है तो उन सब की एक लिस्ट बनाई गई थी हर एक सब्जेक्ट पर। अकारविल्ल्यानुसार या याद्या लावण्यात आली। अकारविल्ल्या मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये लिस्ट जो है बनाई गई थी या लगाई गई थी एनसाइक्लोपीडिया में। 1976 या वर्षी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने मराठी विश्वकोशाचा पहिला खंड प्रकाशित केला। 1976 में महाराष्ट्र राज्य साहित्यिक संस्कृति मंडल, इसने सबसे पहला मराठी का एनसाइक्लोपीडिया का वॉल्यूम, खंड मतलब वॉल्यूम, ये उन्होंने पब्लिश किया। आतापर्यंत विश्वकोशाचे 20 खंड प्रकाशित झाले आहेत। अभी तक एनसाइक्लोपीडिया के, मराठी एनसाइक्लोपीडिया के 20 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुके हैं। शालेय विद्यार्थ्यांसाठी कुमार विश्वकोशाची निर्मिती करण्यात आली असून त्याचे जीवसृष्टि आणि पर्यावरण भाग 1 व भाग 2 प्रकाशित करण्यात आले आहेत। अब जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये विश्वकोश यानी कि कुमार विश्वकोशाची मतलब एक स्कूल के बच्चों के हिसाब से ये एक एनसाइक्लोपीडिया बनाई गई थी, जिसे हम कुमार विश्वकोश कहते हैं। तो वो एक बनाया गया था और ये ध्यान में रखते हुए जीव सृष्टि यानी पर्यावरण भाग, जीव सृष्टि यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो और एनवायरमेंट, इनका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 ये पब्लिश किए गए थे। आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मराठी विश्वकोशाच्या 20 खंडातील माहिती मोबाइल ऐप मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे। अब हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हम यूज करके जितने भी जो 20 वॉल्यूम्स है मराठी एनसाइक्लोपीडिया के, वो सारे के सारे एक क्लिक पर हम एक हमारे मोबाइल के ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं और हमें वो सभी मिल सकते हैं एट हैंड। विश्वकोश यासाठी पहावा। अब सबसे पहले हमने ऊपर देखा विश्वकोश असा तैयार झाला यानी कि कैसे बनाया गया। अब हम देखते हैं विश्वकोश यासाठी पहावा यानी कि इन चीजों के लिए हमें एनसाइक्लोपीडिया देखना चाहिए। किन चीजों के लिए? फर्स्ट, आपल्या ज्ञान विषयक गरजा मराठीतून भागवण्यासाठी, आपकी नॉलेज रिलेटेड जो भी नीड्स है वो पूरी करने के लिए, भागवण्यासाठी मतलब पूरी करने के लिए। जागतिक ज्ञान क्षेत्राचे क्षितिज विस्तारताना आपल्या विविध विषयांतील कुतूहलास इष्ट वळण लागण्यासाठी, जो भी वर्ल्डली नॉलेज है उसका होराइजन एक्सपांड करते हुए यानी कि उस वर्ल्डली नॉलेज को बढ़ाने के लिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है उनके अंदर नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, उसको एक अलग ही टर्न मिलना चाहिए। इस वजह से भी हमें एनसाइक्लोपीडिया देखना चाहिए। अभिव्यक्तीला योग्य चालना मिळण्यासाठी, अभिव्यक्तीला मतलब एक्सप्रेशंस, प्रॉपर एक्सप्रेशंस हमें मिलना चाहिए, इसलिए भी हमें एनसाइक्लोपीडिया यूज करना चाहिए। फिर फोर्थ, सर्व प्रकारचे प्रगल्भ व सूक्ष्म ज्ञान मराठी भाषेतून मिळण्यासाठी, सर्व प्रकारचे प्रगल्भ यानी कि बड़े से बड़ा व सूक्ष्म यानी छोटे से छोटा ज्ञान यानी नॉलेज जो मराठी भाषा में मिलना चाहिए हमें, उसके लिए भी हमें एनसाइक्लोपीडिया यूज करना चाहिए। यानी कि छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा टॉपिक इस एनसाइक्लोपीडिया में इंक्लूडेड है।
विश्वकोश असा पहावा। अभी विश्वकोश हमें कैसे देखना चाहिए, असा पहावा यानी कि किस तरीके से उसे देखना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी है उसमें तो हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला शब्द आकार विल्यानुसार अनुज्ञेय पहावित। शब्द जो है हमें वर्ड, जो भी वर्ड हम ढूंढ रहे हैं उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ढूंढना है। बाराखडीतील स्वर व व्यंजन यांच्या स्थानानुसार अनुक्रमे दिलेला शब्द पहावा। अब बाराखडी जो है अ आ ई वो तो स्वर हो गए, हाँ स्वर, और व्यंजन यानी कि क ख ग घ ड़। तो बाराखड़ी जो होती है जैसे क का की कू कू, इस तरीके से उस हिसाब से हमें किसी भी वर्ड का प्लेसिंग देखना चाहिए कि वो कहाँ प्लेस्ड होगा। जैसे कि हम इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे देखते हैं लेटर वाइज, अल्फाबेट वाइज ABCD, बिल्कुल वैसे ही एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटॅनिका प्रमाणे मराठी भाषेतील सर्व विषय संग्रह विश्वकोश तुमच्या ज्ञानात, तुमच्या भाषिक समृद्धीत निश्चित भर घालणारा आहे। तो ये जो एनसाइक्लोपीडिया है ये बिल्कुल एक ब्रिटानिका की तरह ही मराठी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है जो और मराठी लैंग्वेज में है उन सब के लिए ये जो एनसाइक्लोपीडिया है, मराठी एनसाइक्लोपीडिया, वो आपके नॉलेज में और ज्यादा रिचनेस लाएगा, आपके लैंग्वेज के नॉलेज में और ज्यादा रिचनेस लाएगा, है ना। निश्चित भर घालणारा है, भर मतलब टू इन्क्रीज, इम्प्रोवाइज और टू इम्प्रूव। भाषा व त्या संदर्भीचे संदर्भ यांची गंमत अनुभवण्यासाठी विश्वकोश पाहण्याची सवय लावून घ्यायला हवी। अब भाषा और उसके रिलेटेड रेफरेंस बुक्स जितने भी हैं इनके बीच में क्या मजेदार बातें हैं, क्या फन है, वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको एन्साइक्लोपीडिया देखने की हैबिट डालनी पडेगी। तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला आवडणारी शब्दकोडी व फॅशन्सपैकी केशरचना या शब्दांचे संदर्भ विश्वकोशाचा आधार घेऊन येथे देत आहोत। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी नॉलेज के लिए हमें पसंद है ऐसे शब्दकोडी यानी क्रॉसवर्ड्स आणि फॅशनपैकी यानी कि जो हम फॅशन करते हैं, फॅशनेबल हेयर स्टाइल्स है ना, केश रचना, हेयर स्टाइल्स या शब्दांचे संदर्भ यानी इन वर्ड्स से रिलेटेड जो भी रेफरेंस टॉपिक्स है या रेफरेंस बातें हैं ये हमें विश्वकोश का आधार लेकर यानी विश्वकोश की मदद से यहाँ पे हमें पता चलेगा। वो यहाँ पे बताया है किस तरह से फाइंड आउट करना है। सो तुम्हाला आवडणारे कोणतेही शब्द, त्यांचे अर्थ, संदर्भ विश्वकोशातून शोधा व भाषेचे अनोखे अंग ओळखून घ्या। तो आपको पसंद है ऐसा कोई भी शब्द, उसका मतलब, उसका रेफरेंस विश्वकोश में हमें ढूंढना है और हमारे भाषा को एक अनोखे ढंग से जान के लेना है। जैसे हम बोलते हैं ना सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इंग्लिश में ना पर्यायवाची, हिंदी में विरुद्धार्थी, एक वचन, अनेक वचन। तो एक शब्द के कितने रूप हम बना सकते हैं वो सब हम इस विख्यात विश्वकोश में देख सकते हैं। विश्वकोशात आता www.marathivishwakosh.maharashtra.government.in, मतलब ये लिंक जो है, इस लिंक पर, अभी यहाँ तो नहीं होगा लेकिन आप टाइप कर सकते हो गूगल पे, ब्राउजर में आपके, या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे। तो ये मराठी विश्वकोश आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। शब्दकोडे। अब पुढील पानावरील शब्दकोडे दिलेल्या वाक्यांच्या आधारे सोडवा। अब देखो ये जो जितने भी 8 क्वेश्चंस हैं मैं आपको डायरेक्टली इसका शब्दकोडा यानी कि आंसर्स ही बता देती हूँ। एक एक बार खाली रीड कर लेती हूँ। ये सारे है ना क्वेश्चंस है, पजल्स है, अ काइंड ऑफ पजल, और हमें इनके वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे स्वेद गंगा या कविता संग्रहाचे कवी, इस कविता संग्रह के कवि कौन है। एका साहित्यिकाचे आडनाव श्रीपाद कृष्ण, मतलब एक राइटर जिसका सरनेम है श्रीपाद कृष्ण। तुरुंगात असताना देखील ज्यांची काव्य प्रतिभा बहरून येई असे साहित्यिक देशभक्त, मतलब जेल में होने के बावजूद उनकी पोइट्री बनाने की, पोइट्री क्रिएट करने की जो स्किल है वो एक बहुत ही निखर कर आई है जेल में रहने के बावजूद। तो ऐसे एक साहित्यिक, लिटरेचरेट जो कि एक देशभक्त भी है, उसके बारे में उसका नाम बताना है। सुधारकचे संपादक, मतलब सुधारक जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर। कवी यशवंत यांचे आडनाव, यशवंत कवी का सरनेम। विनोदी साहित्य लिहिणाऱ्या एका साहित्यिकाचे आडनाव, मतलब ह्यूमरस साहित्य, लिटरेचर लिखने वाले एक लिटरेचरिस्ट का सरनेम। मालतीबाई बेडेकर यांनी वापरलेल्या टोपण नावातील आडनाव, मालतीबाई बेडेकर इनका जो पेट नेम है, टोपण नाव यानी कि पेट नेम है, उसका सरनेम। कवि कुसुमाग्रज यांचे आडनाव, और जो कवि कुसुमाग्रज है उनका सरनेम। तो ये सब जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो अब सबसे पहला है श्वेत गंगा, उस कविता संग्रह के कवि, श्वेत गंगा जो है कविता कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उनके कवि वो है करंदीकर। र है तो र सब में आने वाला है एंड में। सेकंड जो है हमारा कोल्हटकर, को आधा ल ह ट क र, कोल्हटकर। थर्ड जो है हमारा सावरकर। फोर्थ जो है हमारा आगरकर। फिफ्थ जो है हमारा पेंढारकर। सिक्स्थ जो है हमारा मिरासदार। सेवेंथ जो है हमारा शिरूरकर। और एट्थ जो है हमारा शिरवाड़कर। तो ये जो है हमारे 8 नेम्स यहाँ पे क्रॉसवर्ड के हिसाब से हमने लिखे हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो तो आप देखते होंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के क्रॉसवर्ड्स आते हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं, अलग अलग पैटर्न्स में आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं। हाच तो चहा हे वाक्य दोन्हीकडून जरी शब्द वाचले तरी एकसारखेच बनते, अशा प्रकारच्या शाब्दिक करामतीवर आधारित हे कोडे असावे असा अंदाज आहे। अब देखो हाच तो चहा, हा च तो च हा, और उल्टा देखेंगे इसको तो हा च तो च हा,
यानी कि ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, ये एक ही है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है जो दोनों तरफ से पढ़ने पर बिल्कुल एक जैसे ही बनते हैं, तो ये एक तरह का आपका शब्दों के ऊपर गेम, मतलब वर्ड्स के ऊपर एक प्ले है, गेम है। ऐसे क्रॉसवर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। आर्थर विन याने 21 डिसेंबर 1913 च्या न्यूयॉर्क वर्ल्डच्या अंकात अशा प्रकारचे पहिले शब्दकोडे प्रसिद्ध केले। तो ये जो सबसे पहला क्रॉसवर्ड है वो किसने पब्लिश किया था? आर्थर विन, इन्होंने 21 दिसंबर 1913 को। और कहां पर पब्लिश किया था? न्यूयॉर्क वर्ल्ड के एक अंक में, मंथली मॅगझिन में अशा प्रकारचे पहिले शब्दकोडे प्रसिद्ध केले गेले। मुलांनो, विविध वृत्तपत्रे, मासिक, साप्ताहिके यांमध्ये येणारी शब्दकोडी तुम्ही सोडवतात आणि भाषेची गंमत अनुभवतात। तो यहाँ पे बच्चों को बोल रहे हैं कि जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जो वीकली जर्नल्स आते हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे क्रॉसवर्ड्स होते हैं जो तुम सॉल्व करते होंगे। अगर ये क्रॉसवर्ड्स आप सॉल्व करते हो तो आपको लैंग्वेज में कितना मजा है इसके बारे में एक्सपीरियंस जरूर से मिलेगा। जैसे कि फ्रेंच भाषा शब्दकोड्यांसाठी सर्वात सोयीस्कर भाषा, सबसे इजी लैंग्वेज जो है इस तरह के क्रॉसवर्ड्स के लिए वो है फ्रेंच। कनाडामध्ये फ्रेंच व इंग्रजी शब्द योजून द्विभाषिक शब्दकोडी लोकप्रिय। कनाडा में तो फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज को जोड़कर एक 2 लैंग्वेज का क्रॉसवर्ड तैयार किया जाता है, वो वहां पे फेमस है। रशियामध्ये शब्दकोड्याचा वापर प्रचारासाठीही, रशिया में तो ये क्रॉसवर्ड का यूज होता है प्रोपगेशन करने के लिए भी, लैंग्वेज को प्रोपगेट करने के लिए भी यूज होता है। शब्दकोड्यासाठी चीनी भाषेत अपवाद, लेकिन चीनी भाषा में इस तरह का कोई भी शब्दकोड नहीं ज्यादा यूज किया जाता है। शब्दकोड्यांचे प्रकार, तो अब शब्दकोड यानी क्रॉसवर्ड्स किन किन टाइप्स में दिए जाते हैं? एक तो वर्तुळाकार मतलब सर्कल्स के रूप में, जो ऊपर अभी हमने देखा जस्ट। फिर बदामाच्या आकाराचे, कभी कभी जो है ईंट के शेप की होती है, ऐसे बादाम जो बोलते हैं। अगर आपके जो कृति वगैरह होती है ना क्वेश्चन पेपर्स में, तो उनके अंदर हर अलग अलग टाइप के इस तरह के आपको जो कृति के लिए जो क्रॉसवर्ड बनाए जाते हैं वो भी आप देख सकते हो। फुलीच्या खुणेच्या आकाराची मतलब एक्स एंड 0 टाइप के भी ये आपके होते हैं। फिर शास्त्रीय किंवा गुप्त लेखनाची, अब गुप्त लेखन आप बोल सकते हो कि सीक्रेट राइटिंग, शास्त्रीय इज क्लासिकल, तो क्लासिकल राइटिंग और सीक्रेट राइटिंग के ऊपर बेस्ड कुछ क्रॉसवर्ड्स बनाए जाते हैं। चौकोनाची कोड़ी यानी स्क्वायर बनाया जाता है। चित्र चौकटी यानी कि एक पिक्चर टाइप बनाया जाता है, उसके अंदर हमें कुछ करना रहता है। साम्याकारी मतलब इक्वल, जो दोनों तरफ इक्वल रहता है उस टाइप का कुछ। अनियमित आकाराची, कोई भी शेप का हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो अलग अलग टाइप के क्रॉसवर्ड जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। अशा कल्पनांवर आधारलेले अनेक प्रकार रूढ आहेत। बिल्कुल इसी आइडिया पर सपोर्ट लेते हुए बहुत सारी बातें हैं। संगणकीय खेळांमध्ये विविध प्रकारच्या शाब्दिक कोड्यांचा समावेश होतो। और अगर हम कंप्यूटर गेम्स की बात करें तो उसमें तो बहुत ही अलग अलग टाइप के वर्ड्स जो है यूज होते हैं एज अ क्रॉसवर्ड में। प्रसिद्ध विधान अथवा अवतरण देऊन त्यांचे लेखक ओळखण्यास सांगणे, मतलब अभी यहाँ पे ये क्रॉसवर्ड देखो, कंप्यूटर गेम्स में जो क्रॉसवर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? जो फेमस कुछ सेइंग्स होती है या फिर कुछ डायलॉग्स होते हैं, ऐसे डायलॉग्स या सेइंग्स बोलकर उस स्क्रिप्ट का राइटर कौन है वो बताना रहता है। मतलब एक किसी भी फेमस प्ले का या किसी भी एक नॉवेल का या किसी भी चीज का एक आपको सेंटेंस दे देंगे, एक डायलॉग दे देंगे, फेमस डायलॉग वगैरह वैसा। एका शब्दातील अक्षरे फिरवून नवीन शब्द तैयार करणे, एका शब्दातील मतलब एक वर्ड आपको दिया है, इसी वर्ड में से न्यू वर्ड्स बनाने हैं आपको, ये हमें इंग्लिश में भी है। काही शब्दांतील रिकाम्या अक्षरांच्या जागा भरणे, और कुछ वर्ड्स में तो फिल द ब्लैंक टाइप दिया रहता है, कोई वर्ड दिया है उसका फिल द ब्लैंक करना है, बीच में कोई एक मिस कर दिया वो आपको भरना है, वो क्या है वहां पे। केशभूषा, अभी केशभूषा मीन्स हेयर स्टाइल, ये देखो आप यहाँ पे जुड़ा बना हुआ है, ये चोटी बनाई है, इसने खुले रखे हैं छोटे बाल है। आजकल केसांच्या वेगवेगळ्या स्टाइल्स करणे तुम्हाला सर्वांना आवडते है ना, बालों के अलग अलग स्टाइल करना तो सभी को पसंद है। पण मुलांनो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की पौराणिक काळापासून आकर्षक केश रचनेचे आकर्षण सर्व समाजात होते। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा बच्चों कि पुराने जमाने से ये बालों का जो एकदम अट्रैक्टिव स्टाइलिंग करना है वो पूरे समाज में पुराने जमाने से प्रचलित है, आज का नहीं है। ये हेयर स्टाइल करना पुराने जमाने से है। केशभूषित अंतर्भूत असणाऱ्या गोष्टी, अभी केशभूषित अंतर्गत असणाऱ्या गोष्टी यानी कि हेयर स्टाइल के अंडर आने वाली बातें क्या क्या बातें हैं? सबसे पहला केस कापणे यानी कि बाल कट करना, धोने यानी धोना, नीट करने यानी ठीक से रखना अपने बालों को, विंचरणे मतलब कोम्ब करना, कुरले करणे यानी कि कर्ल्स करना अपने बालों में, सरळ करणे यानी कि स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करना। आदिम लोक केसांना मातीचा लेप लावून आपला पराक्रम व गुण वैशिष्ट्ये दाखवण्याकरिता त्यात विजय चिन्हे आणि पदके लावत। जो प्रिमिटिव मैन होते थे, आदिम लोग यानी कि पुराने जमाने के लोग, प्रिमिटिव मैन जो हम बोल सकते हैं, वो लोग अपने बालों पर मिट्टी का लेप लगाते थे और वो कितने ब्रेव है, उनके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है, ये बताने के लिए वो कुछ एक विक्ट्री के सिंबल्स जो है अपने बालों पर लगाते थे। उद्देश्य यानी कि अब केश रचना का उद्देश्य क्या है? केशभूषा के मुख्य उद्देश्य मतलब जो भी हम हेयर स्टाइलिंग वगैरह करते हैं उसका मेन
पर्पस क्या है, आकर्षकता किंवा सौंदर्य वाढणं, तो उसका मेन पर्पस है एक अट्रॅक्टिव्हनेस किंवा ब्युटीनेस हमारा बढ़ाना है। दूसरा है केशभूषेचा सामाजिक उद्देश्य, सोसाइटी में उसका क्या यूज है, जो हेयर स्टाइलिंग हम करते हैं। तो सामाजिक संकेतानुसार प्रतीकात्मक केशभूषा, मतलब वो भी हमको सोसाइटी के नियमों के अनुसार जो हम प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेटिव हेयर स्टाइलिंग करते हैं वो। तो सभी सोसाइटी के अलग अलग वेज होते हैं हेयर स्टाइल करने के। जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप देखो ये सब अलग अलग हेयर स्टाइल्स आपको दिखेगी, यहाँ पे ये बाल इस तरीके के बाल हम यहाँ पे इंडिया में नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके, ये ऐसे 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 ये बाल हमारे इंडिया में जरूर हमें देखने को मिलते हैं, ये कुछ फॉरेन कंट्रीज में आपको देखने मिलेंगे। केशभूषेचा उगम यातून झाला असावा, तो पुराने जो प्रिमिटिव मैन थे वो किस तरीके से अपने बालों पर मिट्टी का लेप लगाते थे और उसके ऊपर अपने मेडल्स और जो सिंबल्स विक्ट्री के वो लगाते थे। तो मे बी हेयर स्टाइल जो है कुछ यहीं से आया होगा। और केश इतरांना दिसू न देण्याच्या पुरातन स्त्रीच्या प्रयत्नातून केश संबंधी कल्पना पुढे आली असावी। अब पुराने जो लेडीज थे वो क्या करते थे, अपने बालों को है ना हमेशा बांध के रखते थे, वो कभी भी खुले नहीं रखते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग देखें उनके बाल कितने खूबसूरत है। आज भी हम देखते हैं, अगर हम कहीं पर पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हेयर स्टाइलिंग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। यहाँ पे वुमेन्स के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो दूसरों को नहीं दिखना चाहिए कि हमारे बाल कैसे हैं। ये पुराने जो लेडीज लोग हैं उनकी जो कोशिश थी, मे भी उसी वजह से ये केशों के मतलब बालों से रिलेटेड आइडियाज जो है आगे आई होगी। अब ये बालों के हेयर स्टाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी जुड़ा है, ऐसा इस तरीके से बनाया हुआ है। तो अब ये अजिंठा, वेरूळ, कोणार्क, खजुराहो येथील शिल्पाकृतींत आढळणाऱ्या स्त्री पुरुषांच्या केश रचना उल्लेखनीय आहेत। अब ये जो सारे नाम है, अजिंठा, वेरूळ, कोणार्क, खजुराहो, ये सब केव्स है। ओके, ये बहुत वर्ल्ड फेमस केव्स हैं। ये इन सभी जगहों पर जो भी हमें स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं, उनमें जो भी फीमेल्स है, मेल्स है, यानी कि स्त्री पुरुष जिनके भी स्कल्पचर्स हैं, उनके बाल जो है वो खासकर बहुत ही उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय यानी कि हम देखने लायक है। और यही जो स्कल्पचर्स जो है अपने बालों की जो उनमें जो आइडियाज दी गई है, या प्राचीन केश रचनाचे अनुकरण, मतलब उनको देखकर ही जो इंडियन लेडीज है वो अपने बाल बनाती है। इसी के साथ मेरा ये लेसन खत्म हो गया और मेरा मराठी पोर्शन सिलेबस भी खत्म हो गया।